बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पहले लेक्चर में सबक नंबर 11 अक़वाले ज़री मुकम्मल हो गया था और वो काम आपका 7 दिनों पर मुश्तमिल था। अब हम अपना नया सबक शुरू करेंगे जिसका नाम है वतन की मोहब्बत। क्या नाम है? वतन की मोहब्बत। ये आपका पहले दिन का काम है। ये आपका पहले दिन का काम है। आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 79 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 79 खोलें। जी, खोल लिया। आपके पास आपकी स्टेशनरी मुकम्मल होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। क्लियर? जी, खोल लिया सबने। हमारे सबक का नाम भी आपने देख लिया होगा, वतन की मोहब्बत। अब वतन का क्या मतलब है बेटा? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इसका मतलब क्या है। जानते हैं वतन किसे कहते हैं? जी, वतन कहते हैं ऐसा खित्ता जहाँ पर लोग रहते हैं। जैसे आप देखें हमारी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक मौजूद हैं। अमेरिका है, इंडिया है, फ्रांस है, ईरान है, इराक़ है, जर्मनी है, इंग्लैंड है। इसी तरह हमारा मुल्क है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान भी है। तो हम एक ख़ास खित्ते में रहते हैं, एक ख़ास जगह पर रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वतन कहते हैं। और वतन को और क्या कहा जाता है? मुल्क कहा जाता है। वतन को क्या कहा जाता है? मुल्क। कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उसे वतन कहते हैं। और वतन की मोहब्बत से मुराद है कि हमें अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। जिस तरह स्टूडेंट्स आप अपने घर में अपनी चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं, आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आती है और आप कहते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है और ये मैं किसी को नहीं दूंगा, या गर्ल्स कहती हैं कि मैं किसी को नहीं दूंगी। तो इसी तरह से वतन में हमारे लिए इतनी अल्लाह ताला ने नेमतें रखी हैं कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। तो वतन से मोहब्बत से मुराद ये है कि हमें अपनी ज़मीन, अपने खित्ते से वतन है। जिस तरह हम अपनी चीज़ों से मोहब्बत करते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं, इसी तरह हमें वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। जी, आपने पेंसिल्स अपने हाथ में रख ली। मैं आपको साथ साथ ख़ास अल्फाज बताऊंगी और उनके मायने भी बताऊंगी। आप अपनी बुक पर लिखते जाइएगा। सबसे पहले ख़ास अल्फाज देखेंगे। पहला लफ्ज़ है चेकर। चेकर कहते हैं बेटा पड़ताल करने वाले को, यानी टिकट जो चेक करता है। आप देखें, पड़ताल करने का मतलब ये देखना कि आप जहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं या आप बस में जा रहे हैं या आप फ़र्ज़ करें आप हवाई जहाज़ में भी जा रहे हैं, तो आपको एक टिकट लेनी पड़ती है। टिकट लेनी पड़ती है ना, तो उस टिकट को जो चेक करता है उसको चेकर कहा जाता है। इज़ इट क्लियर? नंबर 2 है इल्तिजा। इल्तिजा का मायने है दरख्वास्त। क्या मायने है? दरख्वास्त या मिन्नत समाजत करना, गुजारिश करना। मज़लूम, जिस पर जुल्म किया गया हो। मज़लूम का क्या मतलब है? जिस पर जुल्म किया गया हो, जिस पर जुल्म हुआ हो, उसे मज़लूम कहते हैं। गठरी। गठरी स्टूडेंट्स एक चादर या एक कपड़ा होता है जिसमें हम अपनी ज़रूरत का सामान बांध लेते हैं ताकि कोई चीज़ गुम ना हो जाए, गिर ना जाए।
जिस तरह आजकल हमारे पास ब्रीफ केस होते हैं या हमारे पास सफरी बैग होते हैं जिनमें हम अपना, अगर हमने एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो हम अपना सामान उसमें रख लेते हैं। तो पहले ज़माने में ये सफरी सामान रखने के लिए कोई बैग्स मौजूद नहीं होते थे या बैग्स इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। क्या होता था कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो एक बड़ी सी चादर लेते थे और उसमें अपने कपड़े, अपनी ज़रूरत का सामान रखते थे और उसको घिरा लगा लेते थे, तो वो एक गठरी बन जाती थी। तो गठरी से क्या मुराद है, यानी ज़रूरत का सामान एक चादर में बांध लेना। बुढ़िया, बुढ़िया कहते हैं बूढ़ी औरत को, यानी जो बूढ़ी हो चुकी हो, ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुकी हो, चल ना सकती हो या बाल भी सफ़ेद हो चुके हों, उसे बुढ़िया या बूढ़ी औरत कहते हैं। रहम, किसी पर मेहरबान होना या किसी से दरख्वास्त करना, किसी से इल्तिजा करना। नुकसान, नुकसान का मतलब है बेटा घाटा या कमी। नुकसान का क्या मायने है, घाटा या कमी, यानी आपने अगर कोई काम किया है तो उसमें आपको नुकसान हो गया है, घाटा हो गया है, तो उसके लिए ये लफ्ज़ है। इज़ इट क्लियर जी। अब हम अपनी पढ़ाई का काम शुरू करेंगे जी। करें शुरू, गुड। आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है और अपनी उंगली उस लफ्ज़ पर रखनी है जो मैं पढ़ा रही हूँ। क्या है ये किस्सा? पाकिस्तान के क़याम के चंद दिन बाद का है। एक बुढ़िया एक रेल के डब्बे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक गठरी थी। थोड़ी देर बाद एक चेकर ने आकर सबके टिकट देखे। बुढ़िया के पास टिकट नहीं था। जब चेकर ने उससे टिकट मांगा तो बुढ़िया ने चेकर से नरमी की इल्तिजा की और कहा। अब देखें बेटा इस पैराग्राफ में, इस इबारत में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि ये किस्सा, किस्सा किसे कहते हैं, कहानी को, वाक़े को, कि ये वाक़या जो है वो कब का है, पाकिस्तान के क़याम के चंद दिन बाद का है। कि पाकिस्तान का क़याम यानी जब पाकिस्तान वजूद में आ गया, हमारा अलग मुल्क बन गया था, हम अलग मुल्क में आ चुके थे और उसके जब वजूद में आ गया, कायम हो गया, लोग जो हैं वो अपने अलग, जितने भी मुसलमान थे वो अलग मुल्क में आ गए थे, उसके चंद दिन बाद का ये वाक़या है या किस्सा है। क्या किस्सा है अब ये कि एक बुढ़िया यानी एक बूढ़ी औरत एक रेल के डब्बे में दाखिल हुई। रेल किसे कहते हैं बेटा जी, रेलगाड़ी को। यहाँ पर रेल से मुराद रेलगाड़ी यानी जिसमें हम सफ़र करते हैं। आप देखते हैं कि उसमें डिब्बे होते हैं, हर डिब्बे में मुख्तलिफ लोग बैठे हुए होते हैं और वो एक पटरी पर चल रही होती है, उसे हम रेलगाड़ी कहते हैं। बसें भी हैं, वैगनें भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर किसके बारे बात की गई है, रेलगाड़ी के बारे में। किसके बारे बात की गई है, रेलगाड़ी के। उस रेलगाड़ी के डिब्बे में एक बुढ़िया यानी एक बूढ़ी औरत दाखिल हुई। उसके हाथ में एक गठरी थी। गठरी मैंने आपको ख़ास अल्फाज में अभी बताया है कि एक कपड़े का थैला था जिसमें उसका ज़रूरत का सामान था। थोड़ी देर बाद एक चेकर ने आकर सबके टिकट देखे। चेकर मैंने अभी आपको बताया, पड़ताल करने वाला, टिकट को देखने वाला। तो एक टिकट चेकर आया, उसने आकर क्या किया कि डिब्बे में मौजूद जितने भी मुसाफिर थे उन सबके टिकट चेक किए। बुढ़िया के पास टिकट नहीं था, यानी वो जो बूढ़ी औरत थी उसके पास टिकट नहीं था। जब चेकर ने उससे टिकट मांगा तो बुढ़िया ने चेकर से नरमी की इल्तिजा की, यानी जब वो टिकट चेक करने वाला
सबके टिकट चेक करते हुए बुढ़िया के पास आया और उसने जब टिकट मांगा तो बुढ़िया ने क्या किया, दरख्वास्त की, बहुत नरमी से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से इल्तिजा की कि मिन्नत समाजत की या दरख्वास्त की। अब क्या दरख्वास्त की उसने वो हम पढ़ेंगे। बेटा, मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ ये गठरी है, मुझ पर रहम करो, टिकट मत काटो। अब क्या कहा बुढ़िया ने, यानी बूढ़ी औरत ने टिकट चेकर से क्या कहा कि बेटा, मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, यानी मेरे घर वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे, मेरा जो घर था, मेरा सामान था, वो मेरे पास नहीं रहा, मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, यानी अपना सब कुछ गंवा चुकी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा और ना ही मेरे पास टिकट खरीदने के पैसे हैं। यानी उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा कि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, सिर्फ ये गठरी है, यानी वो जो सामान था उसके पास, जो उसने एक कपड़े में बांध रखा था, वो उसने बताया कि मेरे पास सिर्फ वो गठरी है। तो साथ ही क्या दरख्वास्त की कि मुझ पर रहम करो, यानी मुझ पर मेहरबानी करो, मुझ पर तरस खाओ, टिकट मत काटो, कि मेरी टिकट ना लो या मुझसे तुम टिकट का मुतालबा ना करो, मुझे टिकट के बगैर ही सफ़र करने दो। इज़ इट क्लियर? जी स्टूडेंट्स, अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 80 खोलेंगे, पेज नंबर 80 खोलें। जी खोल लिया। मैं आपकी सहूलत के लिए आपके पढ़ाई के पेज नंबर यहाँ पर बोर्ड पर लिख रही हूँ ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। आपके ये दो पेज हैं, पेज नंबर 79 और 80, इन दोनों पर आपकी पढ़ाई का काम मौजूद है। जी शुरू करें। टिकट चेकर ने फिर भी अपनी कॉपी से रसीद काट दी। उसने बुढ़िया को जवाब दिया, अम्मा, मैं जानता हूँ कि तुम मज़लूम हो, लेकिन टिकट के बगैर सफ़र करने से पाकिस्तान को नुकसान होगा, इसलिए टिकट तो बनेगा, मगर उसकी रकम मैं अपनी जेब से दूंगा। अब देखिए टिकट चेकर ने कितनी अच्छी बात की। क्या कहा उसने सबसे पहले? उसने क्या किया सबसे पहले? उसने अपनी कॉपी से रसीद काटी। अब रसीद किसे कहते हैं बेटा? वो जो टिकट के बारे हम बात कर रहे हैं, ये रसीद उसे ही कहा जाता है कि देखिए जब आप सफ़र करते हैं तो आपको एक टिकट मिलता है। आप कहीं आते हैं या कहीं जाते हैं या आप चीज़ों का लेन देन करते हैं तो आपको एक रसीद मिलती है, आपको एक सबूत मिलता है कि आपने क्या चीज़ ख़रीदी है या क्या चीज़ बेची है। तो आपको जो एक वो तहरीरी सफ़ा मिलता है उसे रसीद कहा जाता है। तो यहाँ पर रसीद से मुराद टिकट है कि उस टिकट चेकर ने क्या किया था कि अपनी कॉपी से टिकट को काटा, यानी उस रसीद को काटा और बुढ़िया को जवाब दिया। अब क्या जवाब दिया? अम्मा, यानी उसने बड़े प्यार से मुखातिब किया, अम्मा, मैं जानता हूँ कि तुम मज़लूम हो, यानी वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम पर जुल्म हुआ है, तुम्हारे पास इस वक्त कुछ नहीं है, लेकिन टिकट के बगैर सफ़र करने से पाकिस्तान को नुकसान होगा। अब इस लाइन में क्या बताया जा रहा है कि अगर हम टिकट के बगैर सफ़र करते हैं तो इससे आपको भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा और हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी नुकसान होगा
कि ज़ाहिरी बात है ये जो टिकट के पैसे हैं ये हुकूमत के पास जाते हैं और वो जो हमारे काम करने होते हैं मुल्क के वो हुकूमत फिर सरअंजाम देती है। तो अगर हम टिकट नहीं लेंगे या टिकट के पैसे जमा नहीं करवाएंगे तो इस तरह क्या होगा, हमारे मुल्क पाकिस्तान को नुकसान होगा। इसलिए टिकट तो बनेगा, न्यूज़ चेकर ने क्या कहा कि टिकट तो बनेगा, कि मैं टिकट तो ज़रूर काटूँगा, रसीद ज़रूर काटूँगा, लेकिन उसकी रकम यानी उस टिकट के पैसे मैं अपनी जेब से दूँगा। यानी उस टिकट चेकर ने कहा कि मैं ज़रूर टिकट बनेगा, मैं टिकट भी काटूँगा, लेकिन क्या है मैं जानता हूँ कि आप मज़लूम हो, आप पर जुल्म हुआ है, लेकिन क्या है मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ कि उस टिकट के पैसे मैं अपनी जेब से दूँ, यानी मैं अपने पास से दूँगा। समझ आया? अब इस कहानी में स्टूडेंट्स दो हमारे लिए इखलाकी सबक मौजूद हैं। सबसे पहला क्या है कि हमें अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए और अपने वतन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो एक टिकट के पैसे ही क्यों ना हों। और दूसरा हमारे लिए क्या इखलाकी सबक है कि हमें इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई मोहताज है, अगर कोई ज़रूरतमंद है, अगर आप समझते हैं कि उसे आप इस वक्त आपकी मदद की ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इज़ इट क्लियर? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब आप सब बच्चे अपने PDF नोट्स जो व्हाट्सएप के ज़रिए आपको भेजे गए थे अपने सामने रखें। ठीक, रख लिए? आप उसमें अल्फाज मायनी खोलेंगे। अल्फाज मायनी, आपका पहला लफ्ज़ है इल्तिजा। क्या लफ्ज़ है? इल्तिजा। क्या मायनी है? मिन्नत समाजत या गुजारिश, नहीं मिन्नत समाजत करना या गुजारिश करना, दरख्वास्त करना। मज़लूम, जिस पर जुल्म किया गया हो, यानी जिस पर जुल्म होता है उसे मज़लूम कहा जाता है। नुकसान, नुकसान, घाटा, कमी। किस्सा, अब बेटा ये जो किस्सा है इसके ऊपर शद आएगी, ये मैं बताने के लिए मैंने नहीं लगाई थी ताकि मैं आपको पढ़ाते हुए बताऊं। किस्सा, और आप जानते हैं ना कि शद कब लगती है? जब हमारा दरमियान का हर्फ पहले हर्फ से और आखिरी हर्फ से मिले। जैसे स्वाद जो है वो काफ के साथ भी मिल रहा है और हे के साथ भी मिल रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? किस्सा। आप देखिए स्वाद 2 दफ़ा अदा किया जा रहा है। इज़ इट क्लियर? तो किस्सा का मायने है कहानी, वाक़या। कहानी, वाक़या। रहम, किसी पर मेहरबान होना। रहम का क्या मायने है? किसी पर मेहरबान होना। रकम, पैसे। रकम के क्या मायने हैं? पैसे। इज़ इट क्लियर? ये आपका पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है जिसमें आपकी पढ़ाई है और अल्फाज मायने हैं। तो आपने अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है और आपने अपने अल्फाज मायने याद करने हैं और फिर उन्हें लिखना है। इज़ इट क्लियर? अब हम अपने दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन का काम क्या है? इमला के अल्फाज। क्या काम है हमारा? इमला के अल्फाज। अब इमला के अल्फाज आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आती जाए कि लफ्ज़ कैसे अदा करना है। पहला लफ्ज़ है इल्तिजा। इल्तिजा। नंबर 2 मज़लूम। मज़लूम। नंबर 3 रहम। रहम। नंबर 4 टिकट। टिकट। नंबर 5 नुकसान। नंबर 5 नुकसान। नंबर 6
जेब, जेब, जिसे आप इंग्लिश में पॉकेट भी कहते हैं। आपकी शर्ट पर, आपकी कमीज़ पर एक जेब लगी होती है, ठीक है, ये उसके बारे बात की जा रही है। नंबर 7 बुढ़िया, बुढ़िया। नंबर 8 रहम, रहम। सॉरी बेटा, ये मुझसे लफ्ज़ गलत लिखा गया है, जो कि दूसरी मर्तबा लिखा गया है, तो आप इसको दुरुस्त कर लें। ये हमारा लफ्ज़ है रकम। क्या लफ्ज़ है? रकम। क्या लफ्ज़ है? रकम। रहम हमारा नंबर 3 पर था, तो नंबर 8 क्या है? रकम। नंबर 9 गठरी, गठरी। और नंबर 10 रसीद, रसीद। मैं एक मरतबा दोबारा पढ़ने लगी हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ें। नंबर 1 इल्तिजा, नंबर 2 मज़लूम, नंबर 3 रहम, नंबर 4 टिकट, नंबर 5 नुकसान, नंबर 6 जेब, नंबर 7 बुढ़िया, नंबर 8 रकम, नंबर 9 गठरी और नंबर 10 रसीद। इज़ इट क्लियर? अब हम अपना पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल है हमारा, ये वाक़या कब पेश आया? यानी अब हमने जो पहले दिन पढ़ाई की है, रीडिंग की है, उससे रिलेटेड ये सवालात हैं। तो पहला सवाल क्या है? ये वाक़या कब पेश आया? कब पेश आया था ये वाक़या? जी, ये वाक़या पाकिस्तान के क़याम के चंद दिन बाद पेश आया। कब पेश आया? पाकिस्तान के क़याम के चंद दिन बाद। इज़ इट क्लियर? जी, सवाल नंबर 2 है, बुढ़िया के टिकट के पैसे किसने दिए? यानी वो जो बूढ़ी औरत थी, उसके टिकट के पैसे किसने दिए? जी, हमने रीडिंग में पढ़ा था, किसने दिए थे? जी, वेरी गुड, टिकट चेकर ने। किसने दिए थे? टिकट चेकर ने। तो आप क्या जवाब लिखेंगे? बुढ़िया के टिकट के पैसे टिकट चेकर ने दिए। इज इट क्लियर? ये आपका दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है, जिसमें इमला के अल्फाज और मुख्तसर जवाब हैं नंबर 1 और नंबर 2। अब हम अपना तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे। तीसरे दिन का काम, उसमें आपका पहला सवाल है, ये जो कि सवाल नंबर 3 है, आपने इस वाक़े से क्या सबक सीखा? यानी ये जो हमने पूरी पहले दिन में पढ़ाई की थी, रीडिंग की थी, उसमें ये वाक़या एक बताया जा रहा था, एक किस्सा बताया जा रहा था। तो आपसे सवाल किया जा रहा है कि उस वाक़े से आपने क्या सबक सीखा, यानी आपको क्या सबक हासिल हुआ। तो क्या सबक मिला था हमें? जी, इस वाक़े से हमने सीखा कि हमें मुसीबत के वक्त दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या सबक सीखा? कि अगर कोई मुसीबत में है, अगर कोई परेशानी में है, कोई तकलीफ़ में है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सवाल नंबर 4 देखें, बुढ़िया ने टिकट चेकर से क्या इल्तिजा की? क्या सवाल है कि वो जो बूढ़ी औरत है, उसने टिकट चेकर से क्या इल्तिजा की? क्या इल्तिजा की? क्या इल्तिजा की थी? जी, वेरी गुड। उसने क्या कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, तो मुझ पर रहम करो। तो हम कैसे इसका जवाब लिखेंगे? एक तफसील में, बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं,
मुझ पर रहम करो, टिकट मत काटो। समझ आ गया बेटा कि यहाँ पर क्या उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास घर वाले मौजूद हैं, ना मेरे पास घर है, तो मुझ पर रहम करो और टिकट मत काटो। नेक्स्ट बेटा आपका है सवाल जुमले बनाएं। जुमले बनाएं। अब इसमें पहला आपका लफ्ज़ है रहम। रहम, रहम यानी अभी हमने इसकी रीडिंग के साथ आपने मायने पढ़े थे, किसी पर मेहरबान होना। तो क्या जुमला बनाएंगे? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहमदिल इंसान थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहमदिल इंसान थे। नंबर 2 है इल्तिजा, दरख्वास्त करना। तो क्या था इसका, आप क्या जुमला बनाएंगे? बुढ़िया ने चेकर से टिकट ना काटने की इल्तिजा की। क्या आप जुमला बनाएंगे? बुढ़िया ने चेकर से टिकट ना काटने की इल्तिजा की। नेक्स्ट आपका वर्ड है नुकसान, यानी घाटा या कमी हो जाना। तो क्या जुमला बनाएंगे आप? सैलाब आने से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। क्या जुमला बनाएंगे? सैलाब आने से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। ये आपके 2 सवालात और जुमले, ये आपका तीसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना चौथे दिन का काम शुरू करेंगे। चौथे दिन का काम, आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 81 खोलें। पेज नंबर 81 सब बच्चे खोलेंगे। जी, आपका सबसे पहला जो है सवाल वो क्या है? अरकान मिलाएं। अरकान मिलाएं। कि हमारे पास ये लफ्ज़ हैं पूरे, लेकिन इनके हरूफ बता दिए गए हैं, हमने इन्हें जोड़कर पूरा लफ्ज़ बनाना है। तो पहला है मीम, शीन, काफ और लाम। जब हम इसको मिलाएंगे तो मीम की छोटी शक्ल पहले से मौजूद है, हम शीन की भी छोटी शक्ल ले आएंगे, उसके साथ हम काफ बना देंगे, ठीक है, और साथ में लाम की पूरी शक्ल आ जाएगी। तो ये बन जाएगा मुश्किल। क्या बन जाएगा? मुश्किल। नेक्स्ट है दाल, बे, बे भड़ी। अब देखिए यहाँ पर बे 2 मरतबा है। तो मैंने अभी जब रीडिंग की थी और अल्फाज मायने आपको बताए थे, तो मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ पर 2 हरूफ आ जाते हैं तो जब हम उन्हें मिलाकर लिखते हैं तो वो 2 मरतबा नहीं लिखे जाते, बल्कि क्या होता है, हम डाल लिखेंगे, बे की छोटी शक्ल और बढ़िए, और बे के ऊपर क्या आ जाएगी? शद आ जाएगी। बे के ऊपर क्या आ जाएगी? शद। तो ये क्या बन जाएगा? डिब्बे। कि हम डाल बे डिब, बे बढ़िए बे, डिब्बे। कि बे दोनों हरूफ के साथ मिल गया। नेक्स्ट आपका है पे अलिफ पा, काफ, सीन, ते अलिफ नून। जब हम इसे मिलाएंगे तो पे अलिफ पा एज इट इज़ आ जाएगा, काफ की छोटी शक्ल आ जाएगी, इसके साथ सीन की पहले ही छोटी शक्ल हमारे पास मौजूद है, ते आ जाएगा और अलिफ आ जाएगा और नून पूरा आ जाएगा हमारा। तो ये क्या बन गया? पाकिस्तान। क्या बन गया? पाकिस्तान। तो आपके क्या क्या लफ्ज़ थे? मुश्किल, डब्बे, पाकिस्तान। इज़ इट क्लियर? जी। उसके आगे ही आप देखें हमारा सवाल लिखा हुआ है अरकान बनाएं।
यहाँ था अरकान मिलाएं, यानी हरूफ दिए हुए थे, हमने उनको मिलाकर लफ्ज़ बनाया था। अब यहाँ हमने अरकान बनाने हैं, यानी हमारे पास अल्फाज मौजूद हैं, हमने इनके हरूफ लिखने हैं। इज़ इट क्लियर? तो पहला है चेकर, चेकर। तो कौन कौन से हरूफ इसमें आए हैं? चे, बढ़िए, काफ और रे। चे, बढ़िए, काफ और रे, क्या बन गया? चेकर। मज़लूम, मीम, ज़ोए, मज़लूम, ये लाम है, तो लाम की पूरी शक्ल आ जाएगी वाव और मीम। एक बात और मैं आपको वाज़ेह कर दूं, जब हम लफ्ज़ से हरूफ में तब्दील करते हैं तो हर हर्फ की पूरी शक्ल लिखी जाती है, किसी हर्फ की आधी शक्ल या छोटी शक्ल नहीं लिखी जाती। इज़ इट क्लियर? जी, नेक्स्ट है नुकसान। नून, काफ, स्वाद, अलिफ और नून। नुकसान क्या है? नुकसान। इज़ इट क्लियर? जी, अब आप अपना सवाल नंबर 2 देखें। अल्फाज को मुतज़ाद से मिलाएं, यानी ये अल्फाज दिए हुए हैं और ये उनके मुतज़ाद हैं, हमने इनके साथ मिलाना है। तो आप जानते हैं मुतज़ाद का क्या मतलब होता है? उलट अल्फाज। ठीक है, तो क्या है? बूढ़ी, बूढ़ी यानी जो ज़ईफ़ हो चुकी हो, तो हम इसका मुतज़ाद क्या है? जवान। तो हम बूढ़ी को क्या करेंगे? जवान के साथ मिला देंगे। दिन, दिन का मुतज़ाद क्या है? रात, तो हम दिन को रात के साथ मिला देंगे। मुश्किल, यानी हमें अगर कोई काम मुश्किल लग रहा है तो उसका मुतज़ाद क्या है? आसान, तो हम मुश्किल को आसान के साथ मिला देंगे। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट है सवाल। सवाल को हमने किसके साथ मिलाना है? जवाब के साथ। बूढ़ी, जवान, दिन, रात, मुश्किल, आसान, सवाल, जवाब। इज़ इट क्लियर? अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 82 खोलें। जी, खोल लिया सबने? आपका सवाल नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 82 पर। आपका सवाल क्या है? दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। कि जो दुरुस्त हमारे जुमले होंगे उनके ऊपर हमने उनके आगे क्या करना है? टिक का निशान लगा देना है, और जो गलत जुमले होंगे उनके आगे क्रॉस का निशान लगा देना है। तो मैं आपके किताब में से पढ़ूंगी और जो दुरुस्त या गलत होगा उसकी मैं निशान लगाती जाऊंगी। पहला है, बुढ़िया बस में सफ़र कर रही थी। बस में सफ़र कर रही थी, हमने रीडिंग में क्या पढ़ा था? जी, बुढ़िया रेल में सफ़र कर रही थी, तो हमारा पहला क्या है? क्रॉस आ जाएगा, गलत आ जाएगा। आगे आपके जो है स्लैश लगी हुई है, उसके ऊपर आपने निशान लगा देना है। नंबर 2 है, बुढ़िया के पास पैसे नहीं थे। सही है ये? जी, बिल्कुल ठीक है, बुढ़िया के पास पैसे नहीं थे, तो हम इसके आगे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, चेकर ने रकम अपनी जेब से दी। ऐसे ही हुआ था कि टिकट चेकर ने अपनी जेब से रकम दी थी। जी, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है ये कि टिकट चेकर ने अपने पास से पैसे दिए थे, अपनी जेब से पैसे दिए थे, ये दुरुस्त है। नंबर 4 है, ये किस्सा क्या में पाकिस्तान से पहले का था। पहले का था? नहीं, बाद का था, तो ये क्या होगा? गलत होगा हमारा, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट है, टिकट के बगैर सफ़र करने से हिंदुस्तान को नुकसान होगा।
हमने हिंदुस्तान का पढ़ा था? नहीं, हमने पाकिस्तान के बारे पढ़ा था। तो ये क्या है? ये आपका ये वाला जुमला भी गलत है, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। इज़ इट क्लियर? ये आपका चौथे दिन का काम, अरकान मिलाएं, अरकान बनाएं, मुतज़ाद को मिलाना है और उसके बाद आपके गलत और दुरुस्त, ये आपका चौथे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। अब हम अपना 5वें दिन का काम शुरू करेंगे। कौन से दिन का? 5वें दिन का काम शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 83 खोलें। मैंने आप बोर्ड पर आपकी सहूलत के लिए पेज नंबर लिख दिया है, पेज नंबर 83। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 83 खोलें। जी, खोल लिया। हमारा सबसे पहला जो उन्वान है वो है अलिफ और ज़बर का फ़र्क। यानी जब हम लफ्ज़ लिखते हैं तो उसमें अलिफ अगर आ जाए तो वो कैसे लफ्ज़ पढ़ेंगे, और अगर अलिफ की जगह ज़बर आ जाए तो हमने लफ्ज़ को कैसे पढ़ना है, ये हम इसमें सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आपके पास PDF नोट्स मौजूद हैं जो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भेजे गए हैं। मैंने उन नोट्स में आपकी सहूलत के लिए इसकी थोड़ी तारीफ़ लिख दी है ताकि आपको पता चल जाए कि अलिफ अगर अल्फाज में लगता है तो हमने लफ्ज़ों को कैसे अदा करना है, और अगर ज़बर लगता है ज़बर आती है तो हमने लफ्ज़ों को किस तरीके से अदा करना है। तो आप सब बच्चे अपने PDF नोट्स अपने सामने रखें और मेरे साथ साथ पढ़ें ताकि आपको समझ आए कि आप ये क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। जी, खोल लिया है। अलिफ की आवाज़ में खिंचाव पैदा होता है, यानी जब हम कोई लफ्ज़ लिखते हैं और उसमें अलिफ आ जाता है तो वो हम आवाज़ को थोड़ा खींचते हैं। खिंचाव पैदा होना, आवाज़ को खींचते हैं और आवाज़ ऊंची हो जाती है। ठीक है, यानी आवाज़ हमारी थोड़ी ऊंची हो जाती है और हम लफ्ज़ को थोड़ा सा खींच लेते हैं। और क्या होता है कि जब हम अलिफ वाले अल्फाज पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमारी ज़ुबान तालू के साथ नहीं लगती, यानी हमारी ज़ुबान ऊपर नहीं लगती बल्कि दरमियान में रह जाती है। कहाँ रह जाती है? दरमियान में, कि हमारी ज़ुबान ऊपर तालू के साथ नहीं लगती बल्कि दरमियान में रह जाती है। जैसा कि अब कुछ लफ्ज़ हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी इसमें कि अगर आप लिखते हैं काट तो काफ अलिफ का और टे अलिफ आ रहा है तो हम लफ्ज़ को थोड़ा खींच देंगे, लंबा कर देंगे और वो बन जाएगा काट। क्या बन जाएगा? काट। इसी तरह ताक, चाल, ये सब आपके क्या हैं? अलिफ के साथ अल्फाज हैं। अब ये थे अलिफ के अल्फाज जिसमें अगर आप देखते हैं कि हम आवाज़ को खींच भी रहे हैं और हमारी आवाज़ ऊंची भी हो रही है। ज़बर वाले अल्फाज का क्या फ़र्क है इससे, कि जब हम अलिफ को हटा देते हैं और ज़बर लगा देते हैं तो क्या होता है कि वो अल्फाज फ़ौरन पढ़े जाते हैं। हम उन अल्फाज को खींचते नहीं हैं और किसी किस्म का जो है ना तो हमारी आवाज़ ऊंची होती है ना अल्फाज में खिंचाव कोई होता है, बल्कि वो लफ्ज़ फ़ौरन पढ़े जाते हैं। जैसे अभी हमने आपने ये देख रहे हैं काट लफ्ज़ हमने पढ़ा है अलिफ के साथ। अगर हम इसमें से अलिफ को हटा दें और काफ के ऊपर ज़बर डाल के टे लगा दें तो ये बन जाएगा कट। क्या बन जाएगा? कट। हम और आप देखें कि ये लफ्ज़ कैसे अदा हो रहा है? फ़ौरन अदा हो रहा है। ठीक है, तो काट अलिफ, जब हमने अलिफ को हटा दिया तो क्या बन गया? कट। ते अलिफ ता, जब अलिफ को हटा दिया तो ते के साथ काफ और ते के ऊपर ज़बर आ जाएगी तो बन जाएगा तक। चाल में से अलिफ को हटा दिया, चे के ऊपर ज़बर आ जाएगी और लाम साथ में मिला दिया तो बन गया चल। क्या बन गया? चल।
इज़ इट क्लियर? अब हम कुछ अल्फाज यहाँ पर करेंगे, कुछ ऐसे अल्फाज जिनके शुरू में ज़बर आती है और जब हम उसके साथ अलिफ लगाते हैं तो वो कैसे बोले जाते हैं। जैसे पहला लफ्ज़ है, हम ज़बर वाला लिखेंगे, काफ की छोटी शक्ल, उसके ऊपर ज़बर और उसके साथ टे, तो ये बन गया कट। क्या बन गया? कट। जब हम इसके साथ काफ के साथ अलिफ लगा देंगे, यानी ज़बर को हटा देंगे और काफ के साथ अलिफ आ जाएगा और टे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? काट। अभी मैंने आपको मिसाल में ये बात बताई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ज़बर वाला लफ्ज़ है नून, नून के ऊपर ज़बर और गाफ की पूरी शक्ल आ जाएगी, ये है नग। क्या है? नग। नग। जब हमने नून के ऊपर से ज़बर को हटा दिया और अलिफ लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? नून अलिफ ना और गाफ की पूरी शक्ल आ जाएगी, तो ये बन गया नाग। यानी अलिफ के साथ है ये नाग, हमने आवाज़ को खींचा है थोड़ा, तो क्या बन गया? नाग। और जब ज़बर आ गई तो क्या बनेगा? नग। नग। नेक्स्ट आपका है ते की छोटी शक्ल, काफ की पूरी शक्ल और ते के ऊपर ज़बर, तो क्या बन गया? तक। क्या बन गया? तक। और जब हमने ज़बर को हटा के अलिफ लगा दिया तो क्या बन गया? ताक। अब देखिए हमारा लफ्ज़ थोड़ा लंबा हो गया, जब हमने ज़बर लगाई तो हमारा लफ्ज़ फ़ौरन अदा हो रहा है तक, और जब हमने अलिफ लगाया तो क्या बन गया? ताक, यानी हमने लफ्ज़ को थोड़ा खींच लिया है। नेक्स्ट है जीम की छोटी शक्ल, लाम की पूरी शक्ल, जल। जीम के ऊपर ज़बर आ गई, जल। जब हमने ज़बर को हटा के जीम के साथ अलिफ लगा दिया और लाम आ गया तो क्या बन गया? जाल। क्या बन गया? जाल। जल, जाल। नेक्स्ट आपका है घट। गाफ की छोटी शक्ल, दो चश्मी है और टे और गाफ के ऊपर ज़बर, घट। घट। देखिए ये लफ्ज़ फ़ौरन अदा किया जा रहा है। जब हमने ज़बर को हटा के अलिफ लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? गाफ दो चश्मी है, अलिफ, घा और टे आ गया तो घाट। आवाज़ हमारी ऊंची भी हो गई है और लफ्ज़ को हमने थोड़ा सा खींच लिया है, तो घट अलिफ के साथ क्या बन गया? घाट। नेक्स्ट है चे, लाम। चे के ऊपर ज़बर आ गई, चल। जब हमने ज़बर को हटा दिया तो ये आ गया चे अलिफ चा, लाम, चाल। क्या है? चाल। नेक्स्ट आपका है मीम ज़बर ते, मत। मत। अब देखें ये लफ्ज़ हम कितनी फ़ौरन अदा कर रहे हैं कि हम इसमें रुक नहीं रहे, किसी लफ्ज़ को हम लंबा नहीं कर रहे। तो जब हमने ज़बर को हटा के अलिफ लगाया तो ये बन गया मात। क्या बन गया? मात। कट, काट, नग, नाग, तक, ताक, जल, जाल, घट, घाट, चल, चाल, मत, मात। इतना समझ आ गया? अब नेक्स्ट देखें, ते के ऊपर ज़बर और रे आ गई तो बन गया तर। क्या बन गया? तर। जब हमने ज़बर को हटाया और अलिफ लगाया तो ये क्या बनेगा? ते अलिफ ता और रे, तार। क्या बनेगा? तार। तर, तार। नेक्स्ट है नून की छोटी शक्ल और मीम की पूरी शक्ल और नून के ऊपर ज़बर, नम। नम। नम कहते हैं पानी को भी कह सकते हैं या गीलेपन को कहते हैं नम। तो जब हमने ज़बर को हटा के अलिफ लगा दिया तो ये लफ्ज़ हमारा क्या बन गया? नून अलिफ ना मीम, नाम। क्या बन गया? नाम। नेक्स्ट आपका है जीम के ऊपर ज़बर और इसके साथ मीम, ये बन गया जम। क्या है?
जम। तो जब हम ज़बर को हटा देंगे और अलिफ लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, जीम के साथ हमने अलिफ लगाया और मीम हमने अलग कर दिया तो क्या बन गया, जाम। क्या बन गया, जाम। क्लियर। नेक्स्ट है दाल के ऊपर ज़बर और मीम, दम। दम हम कहते हैं ना, एकदम बोलते हैं ना हम ये लफ्ज़। तो जब हमने ज़बर हटा के अलिफ लगा दिया तो दाल के साथ अलिफ आ गया और मीम, तो ये बन गया दाम। क्या बन गया, दाम। नेक्स्ट है काफ की छोटी शक्ल, इसके साथ हमने मीम लगा दिया, काफ के ऊपर ज़बर आ गई तो बन गया कम। कम, कम का क्या मतलब है, थोड़ा। ठीक है। और जब हमने ज़बर को हटा दिया, अलिफ लगा दिया तो काफ के साथ अलिफ और मीम आ गया तो ये बन गया काम। क्या बन गया, काम। नेक्स्ट है रे, रे के ऊपर ज़बर, काफ और दो चश्मी है तो ये बन गया रख। जैसे आपकी वालदा आपको कहती है ना कि ये चीज़ संभाल कर रख, बाज़ुकात रख का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है, तो रख। क्या है, रख। जब हमने ज़बर को हटा के रे के साथ अलिफ लगा दिया तो हमारा लफ्ज़ मुख्तलिफ बन गया और क्या बन गया, राख। क्या बन गया, राख। नेक्स्ट है चे की छोटी शक्ल रे और चे के ऊपर ज़बर, तो ये है चर। जैसे आप जुमला पढ़ते हैं ना कि मवेशी खेत में चर रहे हैं। चर यानी खाना, मवेशियों को एक खाने को कहा जाता है। जब वो खा रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मवेशी खेत में चर रहे हैं। ठीक है। तो जब हमने ज़बर हटा दिया, इसके साथ अलिफ लगा दिया तो चे अलिफ चा और रे क्या बन गया, चार। क्या बन गया, चार। दोबारा देख लीजिए, तर, तार, नम, नाम, जम, जाम, दम, दाम, कम, काम, रख, राख, चर, चार। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अलिफ और ज़बर का फ़र्क वाज़े हो चुका होगा कि अलिफ में हम अल्फाज को खींचते हैं, हमारी आवाज़ ऊंची हो जाती है और हमारी ज़ुबान तालु के साथ नहीं लगती, बल्कि निचले हिस्से और तालु के दरमियान में रह जाती है जब हम अलिफ का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम ज़बर के अल्फाज पढ़ते हैं तो उसमें लफ्ज़ फ़ौरन पढ़े जाते हैं, लफ्ज़ों को लंबा नहीं करते, खींचते नहीं हैं। और उसकी मिसालें भी मैंने आपको बता दी हैं, तो आपने इसको बहुत ध्यान से और तवज्जो से याद करना है। ये आपका 5वें दिन का काम मुकम्मल हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम अपना छठे दिन का काम शुरू करेंगे। छठे दिन का काम शुरू करेंगे जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 84 पर है। पेज नंबर 84 पर आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 84 खोलें। आपका उन्वान है ज़ेर और छोटिए का फ़र्क। यानी हमने 5वें दिन के काम में पढ़ा था कि अलिफ और ज़बर में क्या फ़र्क है, कि अलिफ वाले अल्फाज हों तो कैसे पढ़ते हैं, ज़बर वाले अल्फाज हों तो कैसे पढ़ते हैं। अब हमने देखना है कि अगर ज़ेर आ जाती है तो वो लफ्ज़ कैसे पढ़े जाएंगे, और अगर छोटिए आ जाती है तो वो लफ्ज़ कैसे पढ़ेंगे। इज़ इट क्लियर? आप लोग अपने PDF नोट्स अपने सामने रखें। जी, अब इसकी क्या पहचान है? ज़ेर वाले अल्फाज में, यानी अगर किसी लफ्ज़ के में ज़ेर आ जाती है, पहले हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाती है, तो वो आवाज़ हमारी नीची हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? नीची हो जाएगी। अब वो नीची कैसे होगी? जैसे आप एक लफ्ज़ लिखते हैं बे ज़ेर नून बिन, दाल ज़ेर नून दिन।
आप देखें आवाज़ नीची है, लेकिन ये लफ्ज़ भी हमारे फ़ौरन बोले जा रहे हैं। हम इसको तेज़ी से या हम इसको लंबा नहीं कर रहे। जैसे एक और लफ्ज़ है भेड़े, भीड़, भीड़। अब देखें इन सब के नीचे ज़ेर आ रही है, तो ये एक तो हमारी आवाज़ नीचे की तरफ हो जाएगी, दिन, बिन, भीड़। और क्या होगा कि हम आवाज़ को खींच भी नहीं रहे, हम अपने लफ्ज़ों को खींच नहीं रहे, बल्कि फ़ौरन अदा कर रहे हैं। और अब छोटी का क्या फ़र्क है कि ये तो ज़ेर के साथ आ गए। अगर किसी लफ्ज़ में छोटी आ जाती है तो वो आवाज़ भी नीचे की तरफ होगी और थोड़ा सा खिंचाव होगा। जैसे हमने देखा था कि ज़बर में अलिफ में हम आवाज़ को ऊंचा लेकर जाते हैं, यहाँ हम आवाज़ को नीचे लेकर जाएंगे, लेकिन उसके साथ थोड़ा खिंचाव भी पैदा होगा, यानी लफ्ज़ थोड़ा लंबा होगा। अब कैसे होगा? जैसे अभी आपने देखा है बे ज़ेर नून बिन, जब हम ज़ेर को हटा के छोटी लगा देंगे तो ये बन जाएगा बीन। अब देखिए जब मैंने बीन बोला है तो मैंने ये को थोड़ा सा खींच दिया है, जो आपकी छोटी है उसको मैंने खींच दिया है। तो बिन से बीन, दिन, दिन के साथ अगर हम ये लगा देंगे तो ये बन जाएगा दीन। क्या बन जाएगा? दीन। और भीड़ के साथ अगर हम ये लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? भीड़। क्या बन जाएगा? भीड़। तो क्या फ़र्क है कि ज़ेर वाले अल्फाज में आवाज़ नीचे की तरफ होगी और अल्फाज फ़ौरन अदा किए जाएंगे, और छोटी ए के साथ क्या होगा कि आवाज़ नीचे ही की तरफ ही होगी, लेकिन थोड़ा सा खिंचाव भी पैदा हो जाएगा। हम लफ्ज़ को थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। इज़ इट क्लियर? एक चीज़ और वाज़े मैं आपको कर दूं कि जब आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं तो छोटी ए की आवाज़ ई की आवाज़ से मिलती है। किस आवाज़ से मिलती है? कि ये हमारी जो छोटी ए है इसकी आवाज़ हमारी ई की आवाज़ से मिलती है। कि जब आप अल्फाज को अदा करते हैं तो आपको महसूस हो जाता है जैसे हम ई बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ई। इज़ इट क्लियर? जी, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ मिसालें देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ज़ेर वाले अल्फाज देखेंगे। पहला लफ्ज़ है बे के नीचे ज़ेर नून। क्या है? बिन। जब हम इसके साथ छोटी ए ज़ेर को हटा देंगे और छोटी ए लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बीन। क्या बन जाएगा? बीन। नेक्स्ट आपका है दाल ज़ेर नून दिन। क्या है? दाल ज़ेर नून दिन। जब हमने ज़ेर को हटा दिया और छोटी ए लगा दी तो क्या बन जाएगा? दीन। क्या बन जाएगा? दीन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है चे दो चश्मी है नून, और चे के नीचे ज़ेर आ जाएगी तो क्या बन गया? छिन। यानी कोई आपसे कोई कुछ छीन कर ले जाता है तो आप कहते हैं मुझसे ये चीज़ छिन गई है, तो छिन। जब हमने ज़ेर हटा दी और छोटी ए लगा दी तो ये लफ्ज़ बन जाएगा छीन। क्या बन जाएगा? छीन। नेक्स्ट आपका है बे दो चश्मी है रे, और बे के नीचे ज़ेर आ गई तो भेड़। जब हम इसको ज़ेर को हटा देंगे और छोटी ए लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? भीड़। क्या बन जाएगा? भीड़। नेक्स्ट आपका है सीन लाम, और सीन के नीचे ज़ेर, सिल। सिल। तो क्या आप इसका लिखेंगे? जब हमने ज़ेर को हटा दिया और छोटी ए लगा दी तो ये क्या बन जाएगा? सीन ये लाम, सील। क्या बन जाएगा? सील। ज़ेर थी तो क्या था? सिल, और छोटी ए लगा दी तो सील। नेक्स्ट है चे दो चश्मी है लाम। चे के नीचे ज़ेर आ जाएगी तो ये है छिल। क्या है? छिल।
और जब हमने ज़ेर हटा दी और इसके साथ हमने छोटी ए लगा दी तो क्या बन गया? छील, छिल, छील। नेक्स्ट है मीम लाम, और मीम के नीचे ज़ेर आ गई तो मीम ज़ेर लाम मिल, मिल। और जब हमने ज़ेर को हटा दिया और छोटी ए लगा दी तो क्या बन गया? मील। क्या है? मील। अब आप देखें जब मैं छोटी ए लगा रही हूँ हर लफ्ज़ के साथ तो हमारे अल्फाज थोड़े खिंचाव में हो रहे हैं और हम आवाज़ नीचे रख रहे हैं और लफ्ज़ों को थोड़ा लंबा कर रहे हैं। नेक्स्ट है पे सीन, पिस। जब हमने ज़ेर हटा दी और उसकी जगह हमने ये लगा दी तो क्या बन जाएगा? पे ये सीन पीस। क्या बन जाएगा? पीस। दोबारा एक दफ़ा देख लें। बिन, बीन, दिन, दीन, छिन, छीन, भिड़, भीड़, सिल, सील, छिल, छील, मिल, मील, पिस, पीस। इज इट क्लियर? समझ आ गया जी कि ज़ेर और छोटी ए का क्या फ़र्क है कि ज़ेर में भी अल्फाज फ़ौरन अदा किए जाते हैं लेकिन हमारी आवाज़ नीची हो जाती है, नीचे की तरफ हो जाती है। और जब हम छोटी ए का इस्तेमाल करते हैं तो आवाज़ नीचे ही होती है लेकिन हम लफ्ज़ को थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं। इज़ इट क्लियर? ये आपका छठे दिन का काम मुकम्मल हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना 7वें दिन का काम शुरू करेंगे। 7वें दिन का काम जो कि आपके पेज नंबर 85 पर है, यानी आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 85 खोलें। सफ़ा नंबर 85 खोलें। जी खोल लिया। अब हमने पढ़ना है पेश और वाव का फ़र्क। किसका पढ़ना है? पेश और वाव का फ़र्क। अब क्या फ़र्क है पेश और वाव में कि जब हम वाव वाले अल्फाज पढ़ते हैं, यानी वो लफ्ज़ जिनमें वाव आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं, थोड़ा खिंचाव पैदा होता है। और पढ़ते हुए क्या होता है कि हमारे होंठों की बनावट क्या हो जाती है? गोल हो जाती है, बिल्कुल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ओ की तरह। जब हम ओ बोलते हैं तो वो किसके साथ मिलती है? वाओ। आप देखें जब आप बोलते हैं वाओ तो हमारे होंठों की बनावट गोल हो जाती है। इज़ इट क्लियर? क्या होता है कि जब हम वाओ के अल्फाज पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो एक तो हल्का सा खिंचाव पैदा होता है और दूसरा क्या होता है कि जब हम वाओ बोल रहे होते हैं तो हमारे होंठों की बनावट गोल हो जाती है। किसकी तरह? बिल्कुल इंग्लिश का आपके अल्फ़ाबेट ओ की तरह। ठीक है? जैसे जब आप बोल रहे हैं बोल, जब आप पढ़ते हैं बोल, अब देखिए इसमें वाव आ गया है तो हमारी होंठों की बनावट क्या हो रही है? गोल हो रही है, लेकिन हम थोड़ा सा खींच कर भी पढ़ रहे हैं, यानी थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं हम। बोल, बोल। और जब हमने वाव को हटा दिया और बे के ऊपर पेश लगा दी, ठीक है, और लाम आ गया तो ये क्या बन गया? बुल। क्या बन गया? बुल। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें आप एक लफ्ज़ लिखते हैं तोल, अब देखें वाव है तो हमने लफ्ज़ को थोड़ा खींच दिया, तोल।
और जब हमने वाव को हटा दिया और पेश लगा दी और लाम आगे आ गया तो तुल। क्या बन गया? तुल। इज इट क्लियर? कि क्या करना है हमने कि जो पेश वाले अल्फाज हैं उनको हमने बिल्कुल भी नहीं खींचना, लेकिन वो हमारे पेश की आवाज़ जो है वो निकलेगी, हमारे होंठों की बनावट गोल होगी लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। और जब हम वाओ बोलेंगे तो हमारे जो है होंठों की बनावट बिल्कुल गोल हो जाएगी। किसकी तरह? इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ की तरह। किसकी तरह होगी? ओ की तरह। जी, अब हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहले आप देखें, पहला आपका लफ्ज़ है रे पेश काफ रुख। रुख। अब देखिए मैंने फ़ौरन बोल दिया है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि पेश की जो बनावट है वो हमें महसूस हो रही है कि हम पेश की अलामत लगा रहे हैं रुख। ठीक है, जब हमने पेश को हटा दिया और वाव लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? रोक। क्या बन जाएगा? रोक। अब आप देखें, जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे होंठों की बनावट क्या हो रही है? गोल हो रही है। रोक, रुक, रोक। नेक्स्ट है ते पेश लाम तुल। जब हमने पेश हटा दिया, वाव लगा दिया तो क्या बन गया? तोल। क्या बन गया? तोल। नेक्स्ट है काफ दो चश्मी है लाम, और काफ के ऊपर पेश आ जाएगी तो खुल। काफ दो चश्मी है खे और लाम, और जब पेश आ गई तो क्या बन गया? खुल। क्या बन गया? खुल। और जब हमने पेश को हटा के वाव लगा दी तो क्या बन गया? खोल। खोल। नेक्स्ट आपका है गाफ दो चश्मी है लाम, और गाफ के ऊपर पेश आ जाएगी तो ये बन जाएगा घुल। घुल यानी आप जुमला पढ़ते होंगे कि हम दोस्तों में घुल मिल गए। आप पढ़ते हैं ना ये लफ्ज़, घुल मिल जाना यानी इकट्ठे हो जाना। तो ये क्या लफ्ज़ है? घुल। और जब हमने पेश को हटा दिया और वाव लगा दी तो क्या आ जाएगा? गाफ तो चश्मी है वाव, और लाम तो क्या? घोल। अब घोल क्या है? जैसे आप पानी में चीनी को घोलते हैं, घोल मिक्स करना यानी घोलना, तो घुल, घोल। नेक्स्ट आपका वर्ड है मीम पेश रे मुड़। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो कोई आपको आवाज़ देता है तो आप मुड़ कर देखते हैं, तो ये वो लफ्ज़ है मुड़। और जब हमने पेश को हटा दिया और वाव आ गई तो क्या हो जाएगा? मीम वाव और रे, मोड़। मोड़। अब मोड़ क्या है कि आप जब जा रहे हैं तो रास्ता दूसरी तरफ जा रहा है। एक गली से जब आप दूसरी गली में जाते हैं तो आप मुड़ते हैं ना, वो मोड़ आ जाता है एक, तो उस मोड़ से आप मुड़ते हैं, तो मोड़, मुड़, मोड़। नेक्स्ट आपका है गाफ पेश लाम गुल। गाफ पेश लाम गुल। जब आपने पेश को हटा दिया और वाव लगा दी तो क्या ये बन जाएगा? गाफ गो लाम गोल। घुल, गोल। नेक्स्ट है बे लाम अलिफला। अब ये देखिए दो ये इकट्ठे आ गए सारे, तो ये क्या है? बुला। बे पेश बू लाम अलिफला, बुला। किसी यानी किसी को बुलाना, आवाज़ देना किसी को। तो जब हमने पेश को हटा दिया, वाव लगा दी यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? बोला। क्या बन जाएगा? बोला। बुल, बोला। बुला, बोला। किसी को बुलाना या किसी से जब हम बात करते हैं तो आप बोल रहे होते हैं ना, तो बोला। नेक्स्ट है सीन काफ दो चश्मी है, सीन के ऊपर पेश, तो सुख। क्या है? सुख। और जब हमने पेश को हटा दिया
वाव लगा दी यहाँ पे, सीन वाव, काफ और दो चश्मे है तो सूख। क्या बन जाएगा? सूख। सुख, सूख यानी कोई चीज़ खुश्क हो जाना, और सुख कहते हैं खुशहाली को। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है सीन नून अलिफ और सीन के ऊपर पेश, सुना। यानी आप कहते हैं ना कि मैं सबक सुना रहा हूँ या मैं सबक सुना रही हूँ, तो ये सुना। और जब हमने पेश को हटा दिया और वाव लगा दी तो क्या बन जाएगा? यानी अब पेश को हटा दिया, सीन नून और अलिफ को हटा के हम वाव लगाएंगे तो ये बन जाएगा सुनो, सुनो। ठीक है, इससे एक और भी आपका लफ्ज़ ये भी बन सकता है और एक और लफ्ज़ भी बन सकता है कि अगर हम सिर्फ सीन के बाद वाव लगा दें और नून अलिफ ना, तो सुना और सोना। क्या बन जाएगा? सोना। सुनो भी बन सकता है और सोना भी बन सकता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका है लाम पेश टे लुट। यानी अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई पैसे उससे छीन कर ले जाता है, तो वो कहते हैं ना कि मैं लुट गया, कि मुझे कोई लूट कर ले गया, लुट गया। तो ये क्या है? लुट। और जब हमने लाम के साथ वाव लगा दी और पेश को हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा? लूट। लूट यानी आप कहते हैं ना कि लूट कर ले गए, तो क्या है? लूट। लुट, लूट। क्या है? हम एक मरतबा दोबारा पढ़ लेंगे अपने अल्फाज। रुक, रोक, तुल, तोल, खुल, खोल, घुल, घोल, मुड़, मोड़, गुल, गोल, बुला, बोला, सुख, सूख, सुना, सुनो या सुना का सोना भी बन सकता है, और लुट, लूट। इज इट क्लियर? आपको समझ आ चुका होगा कि पेश और वाव में क्या फ़र्क है। कि पेश में लफ्ज़ फ़ौरन अदा किए जाते हैं, लफ्ज़ को खींचा नहीं जाता, जबकि वाव में लफ्ज़ में थोड़ा सा खिंचाव पैदा होता है। और जब हम वाव का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारे होंठों की बनावट गोल हो जाती है। ये स्टूडेंट्स आपका 7वें दिन का काम मुकम्मल हो गया है। आपका सबक नंबर 12 वतन की मोहब्बत, और ये आपका किताब का मारूज़ी काम, ये कुल आपके 7 दिनों का काम बनता है। 7 दिन में आपने इस काम को याद करना है, समझना है और फिर उसे कॉपी पर लिखना है। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो इस वीडियो के आखिर में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर राब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।